तो बच्चों, आज हम लोग कुंवर नारायण की कविता और कविता का शीर्षक कविता के बहाने पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है कविता के बहाने, इसे पढ़ेंगे। इसमें कुंवर नारायण ने यह दिखाया है कि कविता की पहुंच कितनी है, कविता का महत्व कितना है, कविता की उड़ान कितनी है। कहा भी गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूरज की किरण भी नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि की वाणी चली जाती है, वहाँ कवि की दृष्टि जाती है, वहाँ पर कवि का विचार जाता है। और यही कारण है कि कवियों को ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विष्णु तदीयं परिवर्तते। अर्थात इस संसार में कवि एक अलग ही प्रजापति है, कवि एक अलग ही ब्रह्मा है। और बच्चों, आगे देखेंगे या आगे यदि बात करें, थोड़ा आगे बढ़े, तो विद्वानों ने कवि की सृष्टि को विधाता की सृष्टि से भी सुंदर माना है। मम्मट कहते हैं कि कवि की सृष्टि में 6 रस है और विधाता की सृष्टि में 9 रस है। वैसे रस की संख्या आप लोगों ने कक्षा 10वीं में 11 तक पढ़ ली है, लेकिन मूल रूप से रस की संख्या 9 ही है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। शांतोपि नवमो रस। बाद में लोगों ने वात्सल्य और भक्ति नाम के रसों को भी जोड़ा है, तो रस की संख्या 11 हो गई। तो यह बात है। तो कवि की सृष्टि और विधाता की सृष्टि, कवि की सृष्टि में 9 रस, 11 रस, और विधाता की सृष्टि में 6 ही रस। वहाँ पर कुछ खट्टा भी है, कुछ मीठा भी है, कुछ तीता भी है, लेकिन कवि की सृष्टि में करुणादावपि रसे जायते यत् परम सुखम। करुणा आदि रस में भी आनंद की अनुभूति ही होती है। मैं इसलिए इतना कह रहा हूँ कि इस कविता में देखोगे, इस कविता में और नहीं है, यही बात है कि कविता का महत्व क्या है, कविता की पहुंच कहाँ तक है, कविता का जो है क्षेत्रफल कितना बड़ा है। देखते ही हो ना कि चित्रकला या नाट्य कला या अन्य जो कला है, वह अन्य कला की एक सीमा है, लेकिन काव्य कला की सीमा अनंत है। जैसे तुम हाथ के इशारे से सहस्रों लाखों कोस की ऊंचाई पर जो तारे हैं, किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तारे हैं, उसको दिखा देते हो, उसी प्रकार से कवि का जो इशारा होता है वह उससे भी आगे का होता है, उससे भी दूर का होता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कुंवर नारायण को पढ़ेंगे। कुंवर नारायण हिंदी साहित्य के बड़े कवि हैं। बड़े कवि इसलिए कि इन्होंने मुक्तक काव्य के साथ साथ प्रबंध काव्य की भी रचना की है। इनकी पुस्तक आत्मजयी, जो मुख्य रूप से नचिकेता पर लिखा गया है, नचिकेता उपनिषद के पात्र हैं, नचिकेता पर लिखा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है। मुक्तक की तो इन्होंने रचना की ही, कहानी संग्रह तो है ही। कुंवर नारायण जी को अनेक तरह के पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें साहित्य अकादमी से लेकर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र का, शामिल है, तो कुंवर नारायण को मिला है। अब यहाँ पर एक बार मैं कविता को पढ़ डालूं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो कविता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो कवि कह रहे हैं कि कविता के बहाने, कविता के बहाने कवि कहना चाहते हैं, कविता पर कहना चाहते हैं, और कवि वही
के बहाने, चिड़िया के बहाने, जैसे चिड़िया उड़ती है। देखते हो कि हमारे देश में कहाँ कहाँ से हजारों किलोमीटर से साइबेरिया के भी पक्षी आ जाते हैं। अब ऋतु जब उस तरह की ऋतु रहती है तो उसमें भारत में आ जाते हैं साइबेरिया के पक्षी, वहाँ की भी चिड़िया आ जाती है। तो पक्षियों का उड़ान बहुत दूर तक होता है। कहा जाता है कि गरुड़ और ज्यादा उड़ता है। बाज भी है, वह आकाश में बहुत दूर तक उड़ता है, बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक तथा बहुत दूर तक उड़ता है। यह बात होती है। आपने रामचरितमानस में देखा होगा, वहां पर आपने सीरियल यदि देखा होगा तो जटायु का भाई है संपाति, वह कहता है कि देखिए मैं पक्षी हूँ, मैं गिद्ध हूँ, मैं देखत तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार, कि मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देखोगे। गिद्ध की जो दृष्टि होती है वह बहुत दूरों तक देखती है। तो पक्षी के साथ यह बात है, उड़ने की बात हो। और हम लोगों के मन में, तुम्हारे मन में भी कभी कल्पना की होती होगी कि हम लोग भी पक्षी की तरह क्या करें, उड़ चलें, पंख फरफराएं, दूर का सफर करें। मन हो तो गांव चले जाएं, मन हो तो पटना में रहें, मन हो तो स्कूल में रहें, और मन हो तो अन्य कोई काम करें। यह बात होती है, यह पक्षियों की उड़ान की बात है। तो कवि कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, चिड़िया की तरह, चिड़िया के बहाने कविता भी एक प्रकार की उड़ान है। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान को चिड़िया समझ सकती है, कविता की गति को चिड़िया समझ सकती है। कविता जिस तरह से उड़ती है, जहां तक जाती है वहां तक चिड़िया की भी पहुंच नहीं है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के जो पंख लगे रहते हैं उसके उड़ने के माने को, उसके उड़ने के भाव को चिड़िया क्या जाने। कविता की जो गति होती है, कविता की जो उड़ान होती है, बच्चों जानते ही हैं कि कविता का कितना महत्व है। इंग्लैंड में शेक्सपियर हुए, लेकिन शेक्सपियर के समय में राजा कौन थे नहीं जानता हूं मैं, तुम भी जानते होगे, या नेट गूगल को पूछना पड़ेगा, या इतिहास के किसी शिक्षक से बात करनी होगी। लेकिन हम लोग शेक्सपियर का नाम जानते हैं। कालिदास किसके दरबार में थे अभी भी मतभेद है, कहाँ जन्म हुआ था मतैक्य नहीं है, लेकिन कालिदास की कविता हम पढ़ते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी ऐसी रचना हुई, ऐसा विचार हुआ कि गांव के चौपाल से लेकर कहाँ तक, तो विश्वविद्यालय स्तर तक कबीर के दोहे को, जिसे साखी कहा जाता है, शब्द को सुनाया जाता है, रमैनी को सुनाया जाता है। तो कविता की जो बात होती है, कविता की जो उड़ान होती है, उस उड़ान को चिड़िया क्या जाने। वह उड़ान बहुत दूर तक होती है, बहुत दिनों तक रहती है, अनंत काल तक। बहुत ही रोचक प्रसंग मैंने तुम लोगों को बताया भी होगा कि एक बार हरिवंश राय बच्चन के बारे में अमिताभ को पूछा किसी ने कि आप बताइए, आप तो अपने पिता से भी ज्यादा प्रतिष्ठित हो गए, उनसे भी ज्यादा आपकी चर्चा हो गई। अमिताभ बच्चन ने कहा कि नहीं, आप क्या कहते हैं, मैं कुछ 100 वर्षों में मिट जाऊंगा और मेरे पिता की चर्चा हजारों वर्षों तक होगी। यह विशेषता है। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, पता नहीं होरी कोई हुआ था कि नहीं हुआ था, गोबर कोई हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन अमर हो गया। तुलसी ने राम की कल्पना की, या उससे पहले वाल्मीकि ने राम की कल्पना की, मनुष्य ने ईश्वर को बना डाला। यह तो कविता का ही न कमाल है, यह तो साहित्य का ही न कमाल है। क्या वहां तक पक्षी पहुंच सकता है, वहां तक उनकी बात हो सकती है? कदापि नहीं, कथमपि नहीं। दूसरा अनुच्छेद, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता किसके बहाने है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, फूलों के बहाने खिलना है। जिस प्रकार से फूल खिलता है,
जिस प्रकार से फूल की खुशबू से हम आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी कविता जब हम सुनते हैं, अच्छी कविता का रसपान करते हैं, मन आनंद विभोर हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का खिलना फूल समझ सकता है? कविता का खिलना फूल समझ सकता है? नहीं। अर्थात फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन कविता मुरझाती नहीं है। वाल्मीकि जी ने ईसा से 500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले वाल्मीकि ने रचना की, लेकिन वाल्मीकि की रचना अभी भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस तरह दो अनुच्छेद को हम लोगों ने करीब करीब आज देखा है। कविता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। फिर अन्य कक्षा में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।